रविशंकर जी, स्वागत है आपका। एबीपी न्यूज की राय हमने आपको बताया कि हम इस तरह के बजट का समर्थन करते हैं। हम अगर ये राजनीति है तो इस तरह की राजनीति का भी समर्थन करते हैं। सवाल मेरा ये है कि आपकी पार्टी का बड़ा आधार मिडिल क्लास माना जाता था, वो मिडिल क्लास कुछ नाराज है। उस मिडिल क्लास को आप क्या कहेंगे कि क्या इस साल उनको क्यों कुछ नहीं मिल पाया? देखिए, पहले आप एक बात समझिए, हमारा आधार मिडिल क्लास भी है, हमारा आधार किसान भी है, हमारा आधार मजदूर भी है, हमारा आधार नौजवान भी है और हमारा आधार पूरा देश है। इसलिए 30 साल के बाद पहली बार हमारी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और 300 से अधिक हमने संख्या पार की एनडीए की। और मोदी जी जब 14 में चुने गए थे भारत के बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री बनने के पहले, तो उनका भाषण हुआ था सेंट्रल हॉल में, जिसको आपने भी दिखाया था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए रहेगी, काम करेगी। लेकिन हम सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी काम करते हैं। अगर इस पूरे आप बजट के 3 मूल बिंदुओं को देखें तो जब दुनिया में मंदी है तो भारत 7.5% बढ़ रहा है, तो हमें भारत में नए मार्केट क्रिएट करने पड़ेंगे। नए मार्केट क्रिएट करने के लिए सर्विस सेक्टर अपनी जगह है। हमारे आईटी का एक्सपोर्ट $100 बिलियन आगे गया है, लेकिन नए मार्केट ग्रामीण क्षेत्र से आएंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए हमें मजबूती करनी है, ढांचा में, कृषि में, सिंचाई में, स्वास्थ्य में, उनके लिए मार्केट क्रिएशन में। इस पूरे बजट के इस भाव को समझिए। अब जो आपने मिडिल क्लास की बात कही है, तो मैं आपको 3 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात, मिडिल क्लास को आपने भी कहा कि उनका एचआरए 2000 से 5,000 किया गया कि नहीं किया गया है, और जो उनको रेंट पर रिबेट मिलता था 24,000 से 60,000। मतलब अगर आप नए शहर में जाके पोस्ट होते हैं, स्टार्टअप है या बाकी काम करते हैं, तो आपको 60,000 की छूट मिलेगी। आप अगर अपने हाउसिंग लोन पर जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देते हैं, उस पर भी 50,000 इंटरेस्ट का एक प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा जो भारत के विकास की पूरी रूपरेखा है वो आगे बढ़ेगा। अब ये डिजिटल लिटरेसी, जो मेरा विभाग इसमें इन्वॉल्व है, 6 करोड़ लोगों को हम डिजिटल लिटरेट करने वाले हैं। आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है किशोर जी कि इस मुल्क में मेक इन इंडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में आज देश में 10 करोड़ मोबाइल फोन बनते हैं। 2015 में बने, 2014 में सिर्फ थे 40-50 लाख, और उसके पहले 4-5 लाख थे। नए पूंजी निवेश हो रहा है, नए लोगों को काम मिल रहा है, नई फैक्ट्रियां खुल रही हैं। तो ये पूरा जो परिवेश बढ़ रहा है, तो सबका फायदा मिडिल क्लास को भी होगा। उन कदमों की आलोचना नहीं कर रहे हैं, उन कदमों की बात नहीं कर रहे हैं हम। एक तो वो 2000 और 5000 जो आपने कहा, वो एक ही बात है ना। वो 24,000 और 60,000, वो वही वाला 2000 और 5000 है। शंकर अय्यर हमारे साथ हैं, उनका एक सवाल ले लेते हैं। रविशंकर जी, पहले तो मैं आपको कहूं कि जो किसानों पे फोकस है इस बजट में, उसका स्वागत है और मैं इसको बहुत अच्छा कदम मानता हूं। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आपका जो जनाधार है वो व्यापक है, मतलब सिर्फ मिडिल क्लास नहीं है, वो जाहिर है। मतलब आप 2009 में आपको 8 करोड़ कुछ वोट्स पड़े थे और 2014 में 17 करोड़ से ऊपर पड़े, तो जाहिर सी बात है कि पूरा हर एक तबके से आपको वोट पड़े हैं। और आपने कहा कि मोदी जी ने सेंट्रल हॉल में कहा कि ये गरीबों की सरकार है। मेरा सवाल आलोचक दृष्टि से न लिए, लेकिन गरीबों की याद 2014 और 2015 के बजट में नहीं आई। ये पहले ही कर देते तो शायद इकोनॉमी और बेहतर होता। देखिए, नहीं, मेरा जवाब बहुत सीधा है। पिछले साल भी हमने 50,000 करोड़ प्लस सिंचाई के लिए व्यवस्था की थी कि नहीं की थी? ये 1 लाख करोड़ प्लस मुद्रा स्कीम किसके लिए है? चाय वाले के लिए है, बिजली वाले के लिए है, आटा चक्की चलाने वाले के लिए है। और उसमें हमने काफी, ये जनधन योजना हमने बनाई शंकर जी, तो अगर हमने 6 महीने में 20 करोड़ अकाउंट खोला, जिनका बैंक अकाउंट नहीं था वो गरीब थे कि नहीं थे, और उसमें 20 करोड़ लोगों ने कोई आग्रह के नहीं होने के बावजूद 32,000 करोड़ रुपए जमा किए कि नहीं किए, और उन 20 करोड़ अकाउंट में 61% रूरल अकाउंट थे। तो ये गरीब है कि नहीं है? हम एक बात आपसे स्वीकारेंगे कि हमें 1-2 साल विरासत को ठीक करने में लगा। मैं देश का संचार मंत्री हूं, संचार मंत्रालय में बैठता हूं, और शंकर जी आप बड़े अनुभवी पत्रकार हैं। संचार मंत्रालय में पहले क्या होता था और उसके कारण उसका नाम किस प्रकार से होता था, ये आप जानते हैं। 2G होता था वहां पर, आज नहीं होता है। आज आपको मैं स्वागत करूंगा, आप आइए संचार मंत्रालय में, आपको एक बिचौलिया दिखाई नहीं पड़ेगा, नो मिडिल मैन। तो हम ऐसे काम कर रहे हैं। तो पहले भी काम किया। इस बार जो मैंने किशोर जी को बताया,
कि जब दुनिया में मंदी है, अपनी ग्लोबल मेल्टडाउन है, डिजिटल इंडिया की चीन बात स्थिति की है, तो हमें आपने हिंदुस्तान डिजिटल में इंडिया की नए बात की मार्केट रविशंकर क्रिएट करने पड़े। जो 6 करोड़ परिवारों तक जो पहुंचना है, तो 6 करोड़ परिवारों को कंप्यूटर, वो हार्डवेयर कैसे पहुंचेगा? देखिए, आप पहले एक बात समझिए, इस देश में 100 करोड़ मोबाइल फोन हो गए, 40 करोड़ इंटरनेट है, 98 करोड़ आधार है। हम एक बहुत बड़ी परियोजना कर रहे हैं, देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से। उसका नया नाम हमने भारत नेट दिया है, उसको नया कर रहे हैं। और यह योजना 2011 से शुरू हुई थी। और किशोर जी, जब मैं मंत्री बना था तो 257 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर ले हुआ था और 2000 या 2200 किलोमीटर ऑप्टिकल पाइप ले हुआ था। आपको मैं एक हफ्ते पहले का आंकड़ा दे रहा हूं, 1,20,000 किलोमीटर ऑप्टिकल पाइप ले हो गया है और 1 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर ले हो गया है। ये 1 साल 6 महीना और 3 साल की कहानी है यूपी और एनडीए की। इसको और तेज करना है। अब 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जब हम ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ेंगे तो आप इसका मतलब समझते हैं? आज मेरा एक सवाल है आपसे कि इस बजट में ठीक करना, अरुण जेटली के लिए 2 रास्ते थे। और ठीक करना, एक रास्ता तो था कि फिस्कल डिसिप्लिन ले आएं और खर्चे कम से कम रखें और रेवेन्यू के सोर्स बढ़ाएं, जो उन्होंने किया। एक दूसरा रास्ता था कि दुनिया भर में जो मंदी है उसमें भारत के तेज विकास का रास्ता खोलें, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मंगाएं, तो उससे भारत का शेयर दुनिया में बढ़ेगा। और जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन के दौर में भारत अभी है, उसमें ये रास्ता छोड़ देना आपको नहीं लगता एक मौका चूक गए? वो आज दुनिया की इकोनॉमी जिस जगह पे है उसमें भारत के लिए आगे बढ़ने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा थी, तो आज वो मौका उन्होंने गंवाया है और गांव और फिस्कल डिसिप्लिन इसी पे सारा ध्यान रखा है। जो अवसर हो सकते थे उसको उन्होंने गंवाया। अरविंद मोहन जी का सवाल ये रविशंकर जी। देखिए, अरविंद जी बड़े अनुभवी पत्रकार हैं, मैं उनकी बात का बहुत विनम्रता से जवाब देना चाहता हूं। कुछ नहीं छोड़ा है। आज भारत में हाईएस्ट एफडीआई आया है, हाईएस्ट फॉरेन करेंसी रिजर्व है। अरविंद बाबू, हमारे टेलीकॉम में पिछले 5 वर्ष का हाईएस्ट एफडीआई आया है। और जब मैं कहता हूं देश में 2015 में 10 करोड़ मोबाइल फोन बना, मैन्युफैक्चर हुआ, तो दुनिया की सारी बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में आ चुकी हैं। तो हमने दुनिया का रास्ता बंद नहीं किया है। अब आज तो आपने देखा कि फूड प्रोसेसिंग के मेंटेनेंस में भी हमने एफडीआई को अलाउ कर दिया। तो हमने दुनिया का ये रास्ता कोई बंद नहीं किया है, लेकिन दुनिया का रास्ता खोलने के साथ साथ भारत में हमने नए मार्केट को क्रिएट करने की कोशिश की है। अब अरविंद जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज देश में ई कॉमर्स 67% के रेट से बढ़ रहा है। और इस ई कॉमर्स का कैचमेंट एरिया भारत के गांव हैं, भारत के छोटे शहर हैं, जो चाहते हैं कि हमारे यहां भी उपलब्धता हो। और मैंने अपने पोस्टल विभाग को उनकी डिलीवरी में लगाया, क्योंकि हमारे पोस्ट ऑफिस पूरे भारतवर्ष में है। अरविंद जी, आपको बताऊं देश कैसे बदल रहा है कि पोस्टल विभाग का पार्सल रेवेन्यू 2% कम था 13-14 में, 45% बढ़ा 14-15 में, और 15-16 में जनवरी तक 120% बढ़ गया है। आज हम पेमेंट बैंक ला रहे हैं, आज हम बीपीओ कॉल सेंटर्स जल्दी उसकी योजना को लिए टेंडर करने जा रहे हैं। तो डिजिटल इंडिया के प्लेटफॉर्म में पोस्टल, बीपीओ, सारे हम अपने ग्रामीण पोस्ट ऑफिस को कॉल सेंटर में ये कॉमन सर्विस सेंटर बना रहे हैं। देश में भी 1 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, उसको हम 2 लाख करने जा रहे हैं। तो डिजिटल इंडिया के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र को डिजिटली ढांचागत सड़क, बिजली, सिंचाई और खेती, इसको लेकर हम मजबूत कर रहे हैं। तो ये मजबूत होंगे तो और अधिक डिमांड बढ़ेगी, उसका प्रभाव इकोनॉमी पे होगा। तो ये दोनों हम साथ साथ कर रहे हैं, ये बात आपको हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। विराग गुप्ता जी हैं, उनका सवाल इसी से कुछ जुड़ा हुआ है। जी विराग जी। मैं इस बजट का स्वागत करता हूं। मेरी 2 छोटी छोटी बातें हैं। नंबर 1, शायद अभी तक आपने ई कॉमर्स को डिफाइन नहीं किया है, जिस ई कॉमर्स की हम बहुत बड़ी बातें करते हैं, आज तक उसकी लीगल डेफिनेशन नहीं आई है। दूसरा, आप डिजिटल इंडिया और जब इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहे हैं, 2014 के फाइनेंस एक्ट में एक प्रोविज़न आया था कि जो विदेश की कंपनियां भारत में ऑपरेट कर रही हैं और अगर वो सर्विस टैक्स नहीं दे रही हैं तो भारत के लोग देंगे सर्विस टैक्स। ना भारत के लोग दे रहे हैं, ना वो लोग दे रहे हैं। उस जो सर्विस टैक्स का हज़ारों करोड़ का इवेजन हो रहा है, उसके लिए क्या?
अब देखिए, आपने स्पेसिफिक बात की है सर्विस टैक्स के मामले में, और हर टैक्सिंग लाइबिलिटी के मामले में हमारी सरकार बहुत ही स्पष्ट है कि जो आपकी देनदारी है वो आपको देनी पड़ेगी। रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स के बारे में हमने बहुत ही स्पष्ट कहा है कि रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स आगे नहीं लगेगा। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे वित्त मंत्री ने कहा है, यह बहुत ही स्पष्ट है। दूसरा आपका सवाल क्या था, मैं भूल गया। मुझे तो लगा था कि हमसे किशोर जी 1-to-1 बात करेंगे, लेकिन आप सवाल पूछ रहे हैं तो मैं आपके सवालों का उत्तर जरूर दूंगा। दूसरा आपका सवाल क्या था? हाँ, ई कॉमर्स का सवाल है। रिटेल भारत में हम एफडीआई को अलाउ नहीं करेंगे, यह हमारी नीति बहुत ही स्पष्ट है। इसकी सीमाओं में रहते हुए ई कॉमर्स हो रहा है। सिंगल ब्रांड डिटेल को हमने अलाउ किया है, आपको भी मालूम है। तो आज जो ई कॉमर्स बढ़ रहा है, एक बार मेरे सामने रिपोर्ट आती है 60% छोटे शहर और गांव से आते हैं जी। डिफिनिशन तो स्पष्ट है ना कि हम एफडीआई रिटेल में अलाउ नहीं कर रहे हैं। बाकी जो चीजें कानून के अंतर्गत है वो ई कॉमर्स वाले सप्लाई करते हैं। कॉमर्स को आज लोगों तक को मिलता सरकार है, ने लोग ऑर्डर लीगली प्लेस करते डिफाइन हैं। नहीं किया है तो कि समस्या ई-कॉमर्स क्या है हो रही क्या। है? अब चलिए, अब आप डिफिनीशन की बहस करते रहिए। हम उसकी ग्रोथ देख रहे हैं, जनता की खुशी देख रहे हैं और उसकी उपलब्धता देख रहे हैं। और आज आपके चैनल से बताना चाहते हैं, मुझे सबसे खुशी इस बात की हुई है कि आज ई कॉमर्स, मैंने कहा था मधुबनी की पेंटिंग बेचो, वो बिक रही है। भारतीय जो, एक मैं पूरी बात कर लूं, उन्होंने चूंकि आरोप लगा दिया मेरे ऊपर, इसलिए मैं 1-to-1 बात करने में अधिक थोड़ा सा मामला ठीक रहता है। दूसरी बात, आज जो लड़के कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो भी अपनी किताब को ई कॉमर्स के माध्यम से मंगा रहे हैं, उनको डिलीवरी हो रही है। तो ई कॉमर्स अगर भारत के परिवेश के अनुसार नया बढ़ रहा है, बाकी ई कॉमर्स प्लास्टिक मनी से चलता है। हिंदुस्तान में एक नई चीज डिलीवर हुई है, कैश ऑन डिलीवरी, पहले माल दो फिर पैसे लो, वो भी हो रहा है। तो भारत को अपनी क्षमता और प्रतिभा के अनुसार ई कॉमर्स के नए प्रयोग का मौका मिलना चाहिए, इतना ही मैं कह रहा हूं, और वो काम बहुत ही अच्छा चल रहा है। चलिए, 1-to-1 की आप बात कर रहे थे, तो जो एक सवाल जिसका जवाब शायद बीच में अधूरा रह गया, 1 करोड़ डिजिटल इंडिया के तहत 1 करोड़ घरों तक पहुंचना, उसमें सवाल जो था कि कंप्यूटर कैसे पहुंचेंगे वहां तक, हार्डवेयर। 6 करोड़, माफ कीजिएगा। देखिए, पहले आप एक बात जानिए, आपने थोड़ा किशोर जी मुझे इसको बताएं। हमने डिजिटल लिटरेसी की बात किया है। लोगों को डिजिटल लिटरेट होना है ताकि वो कंप्यूटर चलाना सीखें, स्मार्टफोन चलाना सीखें। आज कंप्यूटर की भाषा में हम मोबाइल पर भारतीय भाषाओं में काफी इनकरेज कर रहे हैं, 22 भाषाओं में, वो काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। देखिए, हम इसके माध्यम से हम क्या कहना चाहते हैं, डिजिटल साक्षरता डिजिटल इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आपने देखा आज ई प्लेटफॉर्म की बात की गई किसानों के लिए। आज पूरे आपके टैक्स रिटर्न में ई प्लेटफॉर्म की बहुत बड़ी भूमिका है। तो डिजिटल इंडिया मेरा विभाग देखता है, लेकिन सारे विभाग को मिलकर इसके लिए काम करना है। इसके लिए डिजिटल साक्षरता को करना जरूरी था। हमने 50 लाख का अभी तक टारगेट रखा था। आपको जानकर खुशी होगी, 50 लाख टारगेट हमको 3 साल में करना था, हमने 1.25 साल में ही कर लिया। तो मैंने ही कहा इसको आगे बढ़ाना है, तो 6 करोड़ किया है। अब आपने कहा कि कंप्यूटर कहां से मिलेगा। आजकल तो किशोर जी सबके पास स्मार्टफोन पहुंच रहे हैं, जो आधा कंप्यूटर खुद काम कर रहा है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग बताते हैं आज देश के पंचर वाले, रिक्शा वाले, पान वाले, चाय वाले स्मार्टफोन से अपने लिए नई भविष्य की तलाश कर रहे हैं। और एक मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं चाहता हूं आपका लोकप्रिय चैनल है, मालूम होना चाहिए, ये जो वहां पर झांसी के पास जो फेमस आपका टूरिस्ट सेंटर है, वहां के एक लड़के ने मैसेज भेजा कि उसके पिताजी की सूवनेर की दुकान है, वहां स्पेनिश टूरिस्ट बहुत आते थे, तो वो स्पेनिश नहीं जानते थे, तो उनका यंग बेटे ने गूगल के माध्यम से स्पेनिश सीखी अपने स्मार्टफोन से, और आज उसकी बिक्री दुगना हो गई है। तो इस तरह के काम हो रहे हैं। तो भारत के इस भविष्य का हमें सम्मान करना चाहिए और इस क्षमता का सम्मान करना चाहिए। एक्सेस तो
कंप्यूटर पे इतना हो गया कि वो फोन 251 रुपए तक के आने लग गए हैं। वो एक दूसरा सवाल उस पर खड़ा हो गया और उस पर हम आपसे बात भी कर चुके हैं। लेकिन मेरा एक सवाल जो हम हर राजनीतिक शख्सियत से पूछ रहे हैं आज, वो ये कि क्या ये हकीकत नहीं है कि सरकार पर, चाहे विपक्ष का ये आरोप हो, लेकिन ये सूट बूट की सरकार, अमीरों की सरकार, ये दाग लग रहे थे या ये आरोप लग रहे थे, उसको हटाने के लिए सरकार ने क्या इस तरह का फोकस रखा है इस बार? क्या वो एक वजह बनी? देखिए, पहले आपने मैं बता दूं, जिस दिन राहुल गांधी ने सूट बूट की सरकार कहा था, उस दिन संसद में मैंने एक बात कही थी और जो आपके भी चैनल पर खूब चला था कि हमारी सरकार न सूट बूट की है न सूटकेस की है, हमारी सरकार सूझबूझ की है और जनता के हित में फैसले करती है। ये जनधन योजना क्या है? ये मुद्रा स्कीम क्या है? ये गरीबों के लिए 12 रुपये में एक्सीडेंट पर 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्या है? ये जो सामान्य मौतें होती हैं तो सिर्फ 344 रुपए पर 2 लाख के प्रावधान, ये क्या है? अटल पेंशन योजना क्या है, मुझे बताइए आप। ये फसल बीमा योजना क्या है? तो ये तो 2 साल से चल रहा है। तो राहुल गांधी ने हमें एक बात कह दी, इसलिए हम संभल गए। क्षमा करिए, ये मैं विनम्रता से नहीं मानता हूं। राहुल गांधी जी विपक्ष में हैं, उनको अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर वो ईमानदारी से ये भी सोचते कि हम 44 कैसे हो गए हैं, तो शायद बहस में मजा आता। चलिए उधर उस तरफ से कोई नहीं है, लेकिन 1 to 1 को थोड़ा सा फिर मैं अब यहाँ पैनल तक ले जा रहा हूँ, आपकी इजाजत लेते हुए। दिबांग हमारे साथ हैं, उनका एक सवाल ले लेते हैं। रविशंकर जी, आप बात कर रहे हैं सड़क की, आप बात कर रहे हैं पानी की, आप बात कर रहे हैं बिजली की, और आप इन सबको जोड़ रहे हैं गांव से। तो एक तरीके से 2019 का जो चुनाव है उसकी तैयारी अभी से दिखाई देती है, एक तरीके से अच्छी बात भी है। लेकिन शायद ये ज़रूरी भी है क्योंकि किसानों की हालत वाकई में देश में बहुत ख़राब है। अगर आप इसी साल को लें तो पहले 40 दिनों की बात करें तो महाराष्ट्र में करीब 124 किसानों ने आत्महत्या की है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर आप किसानों से इतना सब कुछ कर रहे हैं तो आपने क्यों नहीं राशि आवंटित की? एक वादा जो आपने किया अपने मैनिफेस्टो में कि जो लागत है उसका 50% जोड़कर आप एमएसपी तय करेंगे, उससे किसानों को सीधी राहत मिलती है, एक उम्मीद बनती है कि सरकार जो कहती है वो करती है, किसानों की देखभाल भी करती है। देखिए, जो एमएसपी की बात कही है, हमने उसको बढ़ाया है इस बार, लेकिन एमएसपी बजट का पार्ट नहीं होता है। दिबांग जी, आप बड़े अनुभवी पत्रकार हैं। एमएसपी की घोषणा कैबिनेट के लेवल पर तय होती है, वो बजट के का पार्ट नहीं होता। आपको मैं दूसरी बात बताऊं, 22,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का ड्यू था। हमने स्कीम लाया कैबिनेट से, आज वो सिर्फ 70, एक मिनट सुनिए, आज वो सिर्फ 70 करोड़ बचा है, बाकी आवंटित हो गया। तो कैबिनेट से किया कि नहीं किया? ये जो पल्सेस की सब्सिडी की बात की, तो एमएसपी कभी कैबिनेट का बजट का पार्ट नहीं होता है। अब मुझे भी संसद में रहते 16 साल हो गए, पहले भी मंत्री रहा हूं, तो आपको बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं। लेकिन मैं एक बात आपसे कहूंगा, इस बजट में एक बहुत बड़ा प्रावधान है 15,000 करोड़ के इंटरेस्ट सबवेंशन का। जो किसान लोन लेता है, इंटरेस्ट के कारण उसका लोन बढ़ता जाता है, तो 15,000 करोड़ के इंटरेस्ट को कम करने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। यह बहुत बड़ी राशि है। अगर आप 60,000 करोड़ ले लीजिए अंडरग्राउंड वाटर का, 35,000 करोड़ लीजिए किसान का फसल बीमा योजना लीजिए, तो सारा पूरा ढांचा रखा गया है। लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने में राज्यों के साथ काम करने की जरूरत है। आप आवंटन में उसमें रख सकते थे रविशंकर जी, उसका आवंटित कर सकते थे पैसा। 2 साल हो गया, लगातार किसान देख रहे हैं आपकी तरफ, इसलिए ये पूछ रहा हूं मैं आपसे सवाल। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, इसके मैंने आपको बताया ना कि जो आपने किसानों के ड्यूज की बात किया, तो मैंने आपको स्पेसिफिक उदाहरण दिया गन्ना किसानों का। उत्तर प्रदेश में, बिहार के पार्ट में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, जहां गन्ना उगता है, इतना बकाया था, हमने उसका रास्ता निकाला, सारा ड्यूज क्लियर करा दिया। सिर्फ 70 या 100 करोड़ रुपया बचा हुआ है। तो हम ऐसे काम करते हैं और काम करते रहेंगे। अब इतना बड़ा 2,21,000 करोड़ रुपया हमने ढांचागत विकास के लिए दिया है, और आज तक किसानों पर इतना अधिक कभी एलोकेशन नहीं आया है। ये फसल बीमा योजना ले लीजिए, इंश्योरेंस स्कीम ले लीजिए, ये सब तो उसी का पार्ट है। रविशंकर जी,
एक आखिरी सवाल रविशंकर जी, कंचन गुप्ता जी का। ये जो नरेगा वाज अ मॉन्यूमेंट टू कांग्रेस फेलियर, हाँ कंचन जी बोलिए। कांग्रेस फॉली, उसी को आज आपने एक ऐसे जगह पर ले गए हो कि इट हैज द लार्जेस्ट एवर एलोकेशन। ये कहां पर इसकी थोड़ी सी, कहीं पर इसको, देयर इज अ मिसिंग लिंक समवेयर। देखिए कंचन जी, इसका जवाब हम देना चाहते हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि गरीबों के लिए, किसानों के लिए हमारी सरकार काम करेगी, तो मनरेगा को हमने सुधारा है, इसका फिक्स एसेट्स बनना चाहिए। कल याद करिए, कल प्रधानमंत्री जी ने बरेली में एक भाषण दिया था और उन्होंने कहा कि मनरेगा का उपयोग तालाब को बड़ा करने में, गहरा करने में, आपके चेक डैम बनाने में और सूखे कुओं को उपजाऊ और पानी का बनाने में कोशिश की जानी चाहिए। तो देश में इरिगेशन के पूरे इन्वॉल्वमेंट को विस्तारित करने में मनरेगा का उपयोग होना चाहिए। दे आर फिक्स्ड एसेट्स, इसीलिए हमने इसके पूरे स्वरूप को बदला है। अब जैसे बताऊं, आपने आधार की बात की, वो भी तो पिछली सरकार ने शुरू किया था, हमने उसको सुधारा, उसको और रिफाइन किया। पिछले 1.5 साल में हमने 35 करोड़ आधार को ऐड किया है। और आज अरुण जी ने क्या, मैं इस बात को कंप्लीट कर लूं ना, 1 मिनट सुनिए तो सही। और आज हमने क्या कहा है कि हम एक कानून बनाएंगे कि सारी सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फंडेड है, उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे थ्रू आधार। एक लॉ का ऐसा, तो ये गुड गवर्नेंस की बात है ना। लाखों जो लोग झूठे लेते हैं क्लेम, वृद्धा पेंशन में, राशन कार्ड में, उन सब में कमी आ रही है। और जो हमने एलपीजी में करके दिखाया है, लीकेज को खत्म किया है, 80 लाख लोगों ने उसको स्वयं भी छोड़ा है, तो ये सब उसके उदाहरण है। तो ये तो अच्छी बात हम कर रहे हैं ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविशंकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रविशंकर जी के साथ हमारा वक्त था 8:30 बजे का, इसलिए थोड़ा सा अब आखिरी एक सवाल हमने कंचन जी का भी ले लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविशंकर जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। रविशंकर प्रसाद हमारे साथ थे बजट के सवालों पर जवाब देते हुए।